समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। एक नया राजनीतिक बवाल शुरू हुआ है और वो है कच्चतीवू द्वीप को लेकर के। ये है तमिलनाडु और श्रीलंका के एकदम बीच में। इसका मालिक कौन है, उसके ऊपर ये राजनीतिक जंग है। हालांकि अब आप ये समझ लीजिए कि ये जब लड़ाई हुई थी या डिस्प्यूट हुआ था इसको लेकर के, उसमें भारत ने इसको श्रीलंका को सौंप दिया, सीडिंग ग्राउंड जिसे कहते हैं कि चलिए ये अब आपका हुआ। लेकिन इसका एक इतिहास है और उस इतिहास के तहत इसका जो ओनरशिप थी वो पहले हिंदुस्तान के पास थी। उससे पहले अगर मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि आज कच्चतीवू पर इतनी बात हुई तो फिर हम भी इतिहास में घुस ही गए और इसको लेकर के बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी पता चली हैं। और क्योंकि इसको लेकर के राजनीतिक बयान हो रहे हैं, तो क्या राजनीति कुछ एक पहलू को अच्छे से उजागर करके और कुछ दूसरे पहलुओं को भूल जाना चाहती है, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो कच्चतीवू क्या है? ये 285 एकड़ की, और ये आप जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ना कि कितना बड़ा है, उसको याद रखिएगा। 285 एकड़ का है, अनइनहैबिटेड, यानी कि यहाँ कोई रह नहीं सकता है। पॉक स्ट्रेट के पास एक द्वीप है, यानी कि आप ये समझिए कि जहाँ भारत ख़त्म होता है रामेश्वरम में और उसके बाद जहाँ श्रीलंका शुरू होता है, उसके बीच में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, उनमें से एक ये है। कच्चतीवू जो है, इसके पास कोई अपना ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 14वीं शताब्दी में यहाँ पर वॉल्केनो का लावा विस्फोट हुआ था। 2023 में भी अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं, यहाँ पर करीब 2500 हिंदुस्तानी गए, क्योंकि यहाँ एक सेंट एंटनीज चर्च है। क्रिश्चियन प्रीस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान से भी और श्रीलंका से यहाँ पर जाते हैं। मिडीवल पीरियड में, यानी कि मध्यकाल में, जाफना किंगडम जो है, यानी कि जाफना के जो राजा थे, जाफना कहाँ है? नॉर्थ ऑफ श्रीलंका। उनके कंट्रोल में आता था ये कच्चतीवू द्वीप। उसके बाद 17वीं शताब्दी में इसका कंट्रोल जो है वो रामनाथ ज़मींदारी, रामनाथपुरम, जो कि रामेश्वरम से 55 किलोमीटर दूर है, उनके कंट्रोल में आ गया। तो इस वजह से हिंदुस्तान का, अच्छा अब क्या था कि ये दोनों ही ब्रिटिश राज के अंदर थे, श्रीलंका और हिंदुस्तान। तो जब ये मामला गया कि भाई किसको जाए, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि ये हिंदुस्तान के पास रहने दीजिए, जो जिस ज़मींदारी के पास है उसी के पास बना रहे। उसके बाद ये मामला लटकता रहा, चलता रहा, और फिर सन 74 में, और ये भी डेट याद करिएगा, दो चीज़ें जो अभी मैं बोल रहा हूँ, एक तो कितना बड़ा है ये कच्चतीवू द्वीप 285 एकड़्स, और दूसरी चीज़ ये डेट 1974 में समुद्री सरहद यानी कि मैरीटाइम बाउंड्री के तहत एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें इंडिया सीडेड कच्चतीवू टू श्रीलंका, और इसी को लेकर के बवाल मच रहा है। बवाल आज तक मच रहा है क्योंकि इसमें जो भारतीय मछुआरे हैं वो वाला मुद्दा अभी भी सेटल नहीं हो पाया है। यानी कि हमने कई बार देखा है कि भारत के मछुआरे जो हैं वो जब मछली पकड़ने चले जाते हैं तो उनको श्रीलंका की नेवी पकड़ लेती है, हम लोगों की भी नेवी पकड़ती है, और उसके बाद फिर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होता है। हम उनके फिशरमैन छोड़ते हैं, वो हमारे छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद 1983 और 2009 में ये बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहा श्रीलंका में। आप जानते हैं कि लिट्टे को लेकर के, एलटीटी को लेकर के खासा बवाल मचा रहा। फिर वो सुलझा, सिविल वॉर वहाँ पर हुई। तमिलनाडु की असेंबली में इसको लेकर के कि कच्चतीवू वापस आ जाए, इसको लेकर के तमाम सवाल जवाब हुए। 2008 में जयललिता, जो उस समय की मुख्यमंत्री थीं, उन्होंने एक पिटिशन भी दायर की कोर्ट में कि कच्चतीवू जो है वो श्रीलंका को नहीं देना चाहिए, उसको वापस लीजिए। 2011 में एक रेजोल्यूशन, जब वो जयललिता जो हैं वो वापस, माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बन गई 2011 में, तब उन्होंने स्टेट असेंबली में ये मुद्दा उठाया। 2012 में वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर मुकुल रोहतगी ने, 2014 में किसकी सरकार आ गई है अब आप सोच लीजिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि कच्चतीवू जो है वो श्रीलंका के पास गया 1974 के अग्रीमेंट के तहत, आज हम कैसे वापस ले सकते हैं? वापस लेने का मतलब कि हमको श्रीलंका के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ेगी। ये है इस सरकार का ऑफिशियल बयान कच्चतीवू को लेकर के, है ना। तो ये इतना पूरा मैंने आपको विस्तार से एक हिसाब किताब बता दिया। इसके अलावा जो डीएमके है
वो उसने भी उस समय अलग अलग पोजीशंस ली। बीजेपी का अभी एक दावा ये है कि करुणानिधि जो हैं, जो डीएमके के पेट्रियार्क हैं, उनको पता था इसके बारे में, फिर भी वो जान के अनजाना बन रहे थे। डीएमके ने इससे पहले कई बार जो है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है कच्चतीवू का कि उसको भी वापस ले लेना चाहिए। मतलब तमिलनाडु में रह रह कर ये मुद्दा उठता रहा है। और अभी तमिलनाडु में क्या हो रहा है, 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव हैं। तो जिस तमिलनाडु में ये कच्चतीवू द्वीप का मुद्दा रह रह करके, जैसे कि हमने आपको तारीखें बताई कि ये सन 91 में उठा, 2008 में उठा, 2011 में उठा, उसके बाद 2014 में लगातार जो है वो अलग अलग राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। तमिल फिशरमैन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर कांग्रेस पार्टी जो है वो क्योंकि बीजेपी द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा घेरे गए, तो कांग्रेस ने ये बोला कि जो, और डीएमके ने, कि जो एकदम से प्यार जगह है आपका कच्चतीवू के लिए, ये आपको बाकी तमिलनाडु के हक नहीं दिखते हैं। जो रिलीफ पैकेज मांग रहा है, फ्लड रिलीफ पैकेज 37,000 करोड़ का तमिलनाडु, वो तो आपने दिया नहीं। इतना ही प्रेम है अगर आपको तमिलनाडु के लोगों से, तो ज़रा वो भी दे दीजिए। तो ये सब तो राजनीतिक उसमें चल रहा है। अब मैं आपको शुरुआत में मैंने दो चीज़ें मैंने याद रखने को बोली थी। एक था 285 एकड़ की ज़मीन, जिसको प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि ये माँ भारती का एक अंग काट करके किसी और को दे दिया। मेरठ की रैली में उन्होंने यही शब्द का प्रयोग किया। इतिहास कहता है कि हाँ, हमने दिया, ये बात सच है। लेकिन क्या, और दूसरा जो आंकड़ा है वो है 1974, जो तारीख है 1974, सन 74। लेकिन जब ये कहा जाता है कि माँ भारती का एक अंग काट करके दे दिया, तो क्या हम ये राजनीतिक मकसद से बयान दे रहे हैं, या सही में हम आहत होते हैं जब देश के कंट्रोल में आने वाला एक क्षेत्र किसी और देश के पास चला जाता है? और यहाँ आते हैं ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े। सबसे पहले तो तारीख, सन 74। सन 74 को ही समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में इस जो कच्चतीवू द्वीप है उसको लेकर के। और इसी सन 74 में एक और समझौता हुआ था उस समय, जिसको कहा जाता था इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान पैक्ट, और इसका नाम दिया गया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974। अब हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, श्रीलंका इंडिया, ठीक है, एक टुकड़ा देश का किसी और को देने की बात हो रही है। उसी सन 74 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ 1974 का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसका मकसद ये था कि बहुत सारी कॉलोनीज़ जो हैं और एनक्लेव्स जो हैं वो उनको मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बाउंड्री ज़रा ढंग से बनाई जाए, इस तरीके से बनाई जाए कि लाइन ताकि ढंग से भारत और बांग्लादेश में सरहद खींचे। इस वजह से कुछ एनक्लेव आप ले लीजिए, कुछ हम ले लेते हैं। ये समझौता भी उसी समय हुआ था। ये समझौता चलता रहा और चलते चलते, और इसके बारे में बात होते 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 जो लिस्ट है ये 1997 में तैयार हुई, सन 97 में तैयार हुई कि भाई ये इधर जाएं। और इसका भी एक इतिहास है। इतिहास ये है कि राजा ऑफ कूच बिहार और महाराजा ऑफ रंगपुर, उनके बीच में ये अलग अलग, क्योंकि आप जानते हैं पहले तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, तो उनके तहत ये ज़मीनें थीं। उस समय तो कुछ अलग था नहीं। फिर 1713 में एक ट्रीटी हुई किंगडम ऑफ कूच बिहार और मुग़ल शासकों में, उसमें भी ये हुआ कि भाई ये आपका, ये हमारा। और फिर 1947 में जब पार्टीशन हुआ, और आप जानते हैं कि बांग्लादेश उस समय बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था, उसको पाकिस्तान कहा गया जब बंटवारा हुआ। उस समय कूच बिहार राज्य जो है वो भारत के साथ मर्ज हो गया 1949 में। लेकिन इससे पहले उनके बहुत सारे और भी समझौते थे। और ये जो बाउंड्री के मसले होते हैं, ये आप जितनी भी भारत की बाउंड्री देख लें, ये हमेशा एक डिस्प्यूट का, एक विवाद का मसला रहा है, क्योंकि भारत को की बाउंड्रीज़ बनाई थी। ब्लेम इट ऑन इंग्लैंड। ब्रिटानी शासकों ने ये जो किया है वो किसी से छुपा तो है नहीं। तो 1997 में, मतलब 1947 में पंजपुर जो है, रंगपुर माफ़ कीजिएगा, वो जो है वो ईस्ट पाकिस्तान चला गया, और कूच बिहार स्टेट जो है वो 1949 में हिंदुस्तान में आ गया।
इन दोनों के बीच में कूच बिहार और रंगपुर में एक समझौता था, याद कीजिए। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी जगहें थीं जहाँ पर विवाद रहा कि हम हिंदुस्तान में हैं या हम ईस्ट पाकिस्तान में हैं, और आगे चल के जब बांग्लादेश बना तो हम हिंदुस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं। इसको सुलझाने के लिए 1974, उस तारीख को याद रखिए, एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत ये तय किया गया कि बाउंड्री ठीक करने के लिए 1997 में कुछ हमने गांव चिन्हित किए हैं, एनक्लेव्स चिन्हित किए हैं, इलाके चिन्हित किए हैं। ये इलाके बांग्लादेश ले लेगा, ये इलाके हिंदुस्तान ले लेगा, ताकि बाउंड्री ठीक से बन जाए। और कट टू ये तारीख जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, 6 जून 2015। इस समय शासन में कौन था? 6 जून 2015। इस बार किसकी सरकार? इशारों इशारों में समझ जाइए। तब यह तय हुआ कि हिंदुस्तान जो है वो 51 एनक्लेव, मतलब 51 छोटे छोटे एरिया, जिसका कुल इलाका 7,110 एकड़, कच्चुतीवु कितना था? 285 एकड़। याद कीजिएगा वो आंकड़ा जो याद करने को बोला है। हिंदुस्तान को बांग्लादेश से 7,110 एकड़ जमीन, एनक्लेव्स, पॉकेट्स, वो मिले इस समझौते के तहत। आपको पता है बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से कितने एनक्लेव्स लिए? उनसे हमने लिए 51, उन्होंने हमसे लिए 111। और इसका जो एरिया है, अगर हम एकड़ों में बात करें तो आप जानते हैं कितना है? कच्चतीवु है 285 एकड़। जो हमने बांग्लादेश को 6 जून 2015 में दिया वो है 17,160 एकड़। कच्चतीवु 285, 6 जून 2015 को बांग्लादेश को दिया हमने 17,160 एकड़। 31 जुलाई 2015 को ये ट्रांसफ़र शुरू हुआ, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 30 नवंबर 2015 को कंप्लीट हो गई। 40 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि क्या ये 17,160 एकड़ की ज़मीन, जो कि किसी न किसी समझौते के तहत और बवाल के तहत, जो बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति कच्चतीवु में भी थी, उसको लेकर के भी क्योंकि बहुत टेढ़े मामले होते हैं, हमारे पैदा किए गए तो हैं नहीं। ये सारे बॉर्डर विवाद, ये सब अंग्रेज़ों की देन है इस देश में, हर जगह। और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे वो सब अंग्रेज़ों की देन है। और ये आप किसी भी इतिहासकार से पूछ लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, वो आपको ये चीज़ बता देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि राजनीति में, और इसी वजह से आज हम कस के घुस गए इतिहास में, कि आपको एक जगह माँ भारती का एक टुकड़ा कट के किसी और को देना खल रहा है, 285 एकड़ जो है वो चले जाना वो खल रहा है, और 17,160 एकड़ जो है माँ भारती के जो कलेजे का टुकड़ा है, जो अंग है, वो उतना नहीं खल रहा है। जो कि तारीख याद रखिएगा, 6 जून 2015 को ये रेटिफाई हुआ संसद में। 7 मई 2015 को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 100वां संशोधन करके इसको रेटिफाई किया 6 जून 2015 को। इस बार किसकी सरकार? 31 जुलाई 2015 को ये एनक्लेव ट्रांसफरिंग शुरू हो गई। इस बार किसकी सरकार? 30 नवंबर 2015 को ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। किसकी सरकार? तो क्या तमिलनाडु में जो प्रथम चरण में चुनाव हो रहे हैं उसमें कच्चतीवु वाला मुद्दा जो है वो एक बार फिर से उछाला गया है, ताकि चुनाव में कुछ लाभ पहुंच सके? और क्या बंगाल में चुनाव आते आते, क्योंकि बंगाल में भी ये जो इलाका है ना जहां ये एनक्लेव्स ट्रांसफ़र हो रही थी बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, वो भी प्रथम चरण और द्वितीय चरण में वो वोटिंग हो रही है। तो फिर क्या कायदे से ये मुद्दा वहाँ भी उठना चाहिए कि भारत का एक अंग जो है आपने बांग्लादेश को दे दिया, 17,000 एकड़ से ज़्यादा इलाका दे दिया? ये वाले मुद्दे जो हैं, ये प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए बतौर देश कि राजनीति से ऊपर उठ के अगर इन मुद्दों पर, इतिहास के मुद्दों पर बात हो
उतना बेहतर। बाकी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उनका विवेक जो है वो मुझसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा, बाकी आंकड़े आपके सामने रख दिए हैं। अब आप जानें और आपकी सरकार जाने। इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।